नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट कंडीशन। कॉमन रूट कंडीशन क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और एक और कोई इसको ax ना मान के हम a1 a2 मान लेते हैं। सपोज कर इसको मैंने मान लिया a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन रूट कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा रूट होगा जो वो एक ऐसा वैल्यू होगा x का जो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमने मान लिया कि इसका जो रूट्स है वो अल्फा बीटा है और इसका जो रूट्स है वो अल्फा और गामा है। रूट्स कहने का मतलब है कि भाई देखो दोनों में एक रूट कॉमन है ना, अल्फा अल्फा, ठीक है। तो अगर अल्फा कॉमन है दोनों में तो दोनों को सेटिस्फाई भी करेगा। तो वहां से जो हमारा पहला इक्वेशन है अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको लिख सकते हैं ना a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। तो दूसरा इक्वेशन भी हमारा क्या बन जाएगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि सर अल्फा जो है वो दोनों इक्वेशन का रूट है और रूट है इसका मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जहां जहां x है वहां वहां अल्फा रख दूंगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब क्या है, आ जाओ, ये हो गया हमारा दो इक्वेशन हो गया। अब मान लिया अल्फा स्क्वायर बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए अल्फा स्क्वायर को ना मैंने एक वेरिएबल मान लिया। एक ये क्या है, अल्फा एक वेरिएबल ही तो है। अभी अगर ध्यान से देखोगे ना इस इक्वेशन को तो ये एक अल्फा में इक्वेशन बन गया है, एक अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो अब अगर मान लिया मैंने क्या बोला, अल्फा स्क्वायर को मैंने कुछ और मान लिया कि सपोज कर मैंने मान लिया m, अल्फा स्क्वायर को m मान लिया सपोज, ठीक है। तो अब जो हमारा ये दोनों इक्वेशन है वो अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों इक्वेशन क्या बन गया, एक तो बन गया a1m प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, दूसरा बन गया a2m प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। m से कंफ्यूज मत होना, m का मतलब ही होता है अल्फा स्क्वायर, बार बार अल्फा स्क्वायर ना लिखना पड़े इसलिए मैंने m लिख दिया है बस। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो मैं बोल सकता हूं ना कि एक वेरिएबल m है इसमें और दूसरा वेरिएबल अल्फा है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह नहीं है क्या? दोनों इक्वेशन देखो तो मान लिया मैंने अल्फा स्क्वायर, भाई कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ना, अल्फा स्क्वायर मान लिया कोई एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल अल्फा है, तो इन दोनों को मैंने एक अलग अलग वेरिएबल मान लिया, तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन लीनियर की तरह बन गए। अब लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, अगर याद होगा तो क्लास 10th में करा है। तो कैसे करते थे, क्रेमर्स रूल लगाते थे इसमें, इधर लिखते थे m, इधर अल्फा, इधर 1, और उसके बाद क्या करते थे, इन दोनों को यहां से कोएफिशिएंट लिखना शुरू करते थे b1 c1 a1 ऐसे करके। तो ये b1 नहीं पता है तो पहले क्रेमर्स रूल जाकर सीखो, फिर ये समझ में आ जाएगा। b1 c1 a1 b1, है ना। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आगे और भी आसान तरीके बता दूंगा, बहुत आसान सा तरीका है भाई। लीनियर इक्वेशन है तो हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, तो जरूरी थोड़ी है। b2 c2 इधर हो गया तुम्हारा a2 और यहाँ हो गया b2। अब क्रेमर्स रूल में क्या होता था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। तो ये बन जाता था m बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू अल्फा बाई c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल्स टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b2। एक मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गया है, यहाँ b2 नहीं होगा, यहाँ पे b1 होगा। यहाँ पे b2 लिख दिया है ना मैंने, जबकि b1 c1 a1 और फिर से b1 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे b1 होगा, तो दिस विल बिकम a1 b2 माइनस a2 b1। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, अल्फा इज इक्वल्स टू c1 a2 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b2 a2 b1। तो यही हमारा हो गया कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट।
अगर किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन होगा तो ये इक्वेशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ से हमारा अल्फा क्या था, कॉमन रूट था, तो यहाँ से हम आराम से बैठे बैठे कॉमन रूट निकाल सकते हैं, समझे। अब अगर एक बात किया जाए कि सर ये तरीका समझ में नहीं आया, क्रेमर्स रूल, तो देखो ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका है ना। इन दोनों इक्वेशन को देखो, इन दोनों इक्वेशन को देखो, ये जस्ट अभी मैंने बोला था कि लीनियर की तरह है। तो लीनियर को सॉल्व करने का तीन तरीका होता है, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने क्या किया है अभी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया है। तुम क्या कर सकते हो, इसको बाय एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो या बाय सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ, जब मान लो यहाँ मेथड 2 लिख रहा हूँ मैं कि कैसे आया ये कंडीशन, वो समझाने के लिए क्या था हमारे पास ये इक्वेशन a1m प्लस b1 अल्फा प्लस c1, a1m प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा है a2m प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसको कैसे करते थे हम, कुछ याद है धुंधला सा? किसी एक के कोएफिशिएंट को एलिमिनेट कर देते थे, गायब कर देते थे। हमें अल्फा चाहिए ना, तो हम m वाले को गायब कर देंगे। तो उसको गायब करने के लिए m के कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाना पड़ेगा। यहाँ a1 है, यहाँ a2 है। इक्वल बनाने के लिए इसको पूरे को a2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई a1 कर दिया। तो ये बन गया a1 इंटू a2m प्लस b1 इंटू a2 अल्फा प्लस c1 a2 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल a1 a2m प्लस a1 b2 अल्फा प्लस a1 c2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये गायब कर दो। बचा क्या हमारे पास, b1 a2 अल्फा माइनस a1 b2 अल्फा इज इक्वल्स टू बाद में करेंगे इधर c1 a2 प्लस a1 प्लस नहीं माइनस, साइन चेंज होगा ना, माइनस a1 c2 इज इक्वल्स टू 0। यही आया ना, कर दो फिर। अल्फा कॉमन ले लिया तो यहाँ बन गया b1 a2 माइनस a1 b2, b1 a2 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा a1 c2 माइनस a2 c1। ठीक है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई भाई, a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाई b1 a2 माइनस a1 b2। आ गया ना अल्फा यहां से भी। तो हमारा इस तरीके से कॉमन रूट निकल जाता है कि जो अल्फा होगा, जो कॉमन रूट होगा वो यही होगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ऊपर तो आपने निकाला था c1 a2 माइनस a1 c2, यहाँ तो आ गया है c2 a1 माइनस a2 c1। तो बच्चे नीचे भी तो उल्टा आया है, यहाँ लिखा है मैंने a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2, बट यहाँ क्या है a2 b1 माइनस a1 b2। तो अगर तुमको कसम खाया हो कि मैं वैसे ही लिखूंगा तो ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो, तो बन जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई, इधर से भी माइनस कॉमन ले लो, a1 b2 माइनस a2 b1 बन गया। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, गायब कर दिया मैंने माइनस, तो वही इक्वेशन बन गया जो ऊपर आया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक कॉमन रूट होता है, वन रूट इज कॉमन, देन यूज दिस कंडीशंस टू कैलकुलेट दैट रूट विच इज कॉमन इन बोथ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया एक। अब बच्चे बोलते हैं सर अगर दोनों रूट कॉमन हो तो, है ना, तो अगर मान लो इफ बोथ रूट्स आर इक्वल, अगर दोनों रूट इक्वल है भाई, दोनों रूट इक्वल है तब तो टेंशन ही खत्म हो गया ना हमारा। तो अगर दोनों रूट इक्वल है तो क्या होता था लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते थे दोनों रूट इक्वल होता था, तो दोनों रूट इक्वल का कंडीशन क्या होता था, कुछ याद है? अगर मान लो a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 है और बोथ रूट कॉमन है, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा इफ कब, जब बोथ रूट्स आर इक्वल, जब दोनों रूट इक्वल होंगे तो हमारा a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 होता है। ठीक, ओके।
तो ये तो था हमारा कॉमन रूट कंडीशन कि भाई अगर एक रूट कॉमन हो तो क्या कंडीशन लगाएंगे, दोनों रूट कॉमन हो तो क्या कंडीशन लगाएंगे। इस पे कुछ बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आते हैं, वो कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी सच दैट पी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 and 3x square plus 10x plus b is equals to 0 have both root in common, है ना। तो बिना किसी से बात या बकवास किए हुए चुपचाप शुरू हो जाना, चुपके से एक कोने में बैठ के कैलकुलेट कर लेना कि सर जो a/3 होगा वही 5/10 होगा, वही 2/b होगा। तो भाई इन दोनों को अगर देखा जाए तो यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू 15/10, और अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये हो जाएगा 5/10 इज इक्वल्स टू 2/b, तो b इज इक्वल्स टू 4 आ गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से a इज इक्वल्स टू 3/2 आ गया, तो एक आंसर आ गया हमारा a इज इक्वल टू 3/2 और b इज इक्वल्स टू 4, है ना। थोड़ा सा देखो इसी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसा आता है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है देखो, द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 have a common root where a b c are sides of triangle ABC, then find angle C। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है भाई कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक तो बड़ा सिंपल सा है, एक वेरिएबल्स में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तीनों ही अननोन है। जहां ए बी सी कह रहा है कि कोई ऐसा ट्रायंगल रहा होगा जिसके साइड्स हैं ए बी सी, है ना, तो उनके बीच में एक कॉमन रूट है, तो फाइंड सी। तो सबसे पहले तो इन दोनों में कॉमन रूट है ना, एक कॉमन है, तो इसका रूट तो हम निकाल सकते हैं। इसका रूट निकालेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन सा रूट कॉमन है, कौन सा नहीं है, या फिर क्या चल रहा है क्वेश्चन में। तो इसका रूट निकाल के चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले तो 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 144 माइनस 20 260। ओहो हो, डी क्या हो गया इसका, इस क्वेश्चन का जो डी है वो नेगेटिव आ गया है, मतलब लेस देन 0 आ गया है। मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। और मैंने तुम लोगों को बताया है हमेशा से कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। इमेजिनरी रूट्स कभी भी क्वेश्चन में अकेला नहीं होता है। इमेजिनरी रूट्स जब भी आएगा ना तो हमेशा पेयर में होगा। क्यों होगा पेयर में बच्चे, क्योंकि मान लो हमारा, मैंने एक इक्वेशन लिया ऑलरेडी, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिया, ऐसे ही ले लिया अपने मन से, ठीक है। अब इसमें एक्स निकालोगे तो माइनस बी तो रहेगा, प्लस माइनस रूट डी होगा ना, और जब रूट डी निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको भी -1 कर दो, बाई 2 होगा। यानी जब भी हमारा इमेजिनरी आएगा तो -1 प्लस माइनस रूट -3/2 आएगा। मतलब एक रूट जो होगा वो -1 प्लस रूट 3i/2 और दूसरा रूट -1 माइनस रूट 3i/2। मतलब अगर ये इरेशनल आया, इमेजिनरी आया, तो एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों होता है तो भैया पेयर में तो होगा ही होगा। ठीक, पहली चीज कि इमेजिनरी रूट्स, अब देखो कैसे क्वेश्चन को मैं रिलेट कर रहा हूं, हर चीज को एक एक लाइन लिख के। इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है। एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं वो पेयर। कॉन्जुगेट का मतलब कि जो आई इमेजिनरी टर्म होता है ना, उसका साइन जो होता है एक प्लस में होता है और दूसरा वाला माइनस में होता है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो इमेजिनरी रूट्स जो होंगे वो हमेशा ही क्या होंगे, पेयर में होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज इसने क्या बोल रखा है कि बोथ इक्वेशन हैव
बोथ इक्वेशन हैव वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट। अब यहां ध्यान दो, अभी अभी मैंने बोला है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? 2, क्योंकि लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हैं और दोनों इमेजिनरी हैं, दोनों इमेजिनरी हैं, और एक रूट उन दोनों में से इसके साथ कॉमन है। तो अभी अभी मैंने क्या बोला था कि इसके जब दोनों रूट इमेजिनरी हैं तो जो रूट कॉमन होगा इसके साथ वो भी कोई ना कोई इमेजिनरी ही होगा, समझ रहे हो? तो अब इसमें भी एक इमेजिनरी है, ये तो कंफर्म है ना? तो भाई जब एक इमेजिनरी है और मैंने बोला इमेजिनरी पेयर में रहते हैं तो इस इक्वेशन में भी दोनों रूट इमेजिनरी ही होंगे, बात समझ रहे हो? और मैंने क्या कहा था, रूट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेट पेयर, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन, इसको लिख लो पेयर की जगह लिख लो कॉन्जुगेट पेयर्स, कॉन्जुगेट पेयर्स, कॉन्जुगेट पेयर में होता है। कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो सबसे पहली चीज तो जिनको ये नहीं पता, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है कि ये सर ये आई क्या होता है, उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं मैं। कोई भी रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाता है तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है? रूट के अंदर कभी भी अगर निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। जैसे मान लो कुछ ऐसा आ गया -4, अब -4 का मतलब क्या होता है कि ये इमेजिनरी नंबर है। क्यों इमेजिनरी नंबर होगा, रियल नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि रियल नंबर इसलिए नहीं होगा सर क्योंकि रूट के अंदर जो है ना निगेटिव आ गया है, तो इसको हम रियल नहीं बोलेंगे, इस तरह के नंबर्स को इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है? तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ये सिर्फ हल्का फल्का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। अब रूट के अंदर जो -1 होता है ना उसको बोलते हैं आई, रूट अंडर -1 इज आई, दैट इज इमेजिनरी, इसी को आई बोलते हैं, रूट अंडर -1 को। तो अब हमसे कोई पूछे कि रूट अंडर -4 क्या होगा, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, -1 × 4 लिख सकते हैं ना। तो अब 4 तो रूट के बाहर आ जाएगा 2 और रूट -1 बचेगा ना, मतलब मैं इसको 2i लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है। तो -4 को मतलब बेसिकली माइनस के साथ i लगा देते हैं और √4 की वैल्यू 2 होती है तो 2 लिख देते हैं। जैसे अगर हमें ऐसा लिखा रहा है √-16 तो हम बोलेंगे 4i। कोई पूछे √-3 तो हम बोलेंगे √3 और i बाहर लिखेंगे रूट के, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये तो हो गया i। अब कुछ वैल्यूज होती है, अगर ध्यान से देखोगे तो i² पूछा जाए तो i² क्या होगा, i × i को ही i² बोलेंगे, मतलब √-1 × √-1 यही तो होगा i²। तो रूट हट जाएगा तो वैल्यू क्या बच जाएगी हमारे पास, -1, है ना? वैसे भी अगर मैंने i² बोला है तो तुम यही तो करोगे, √-1 का स्क्वायर, रूट अंडर -1 का स्क्वायर, क्योंकि i की वैल्यू ही वही होती है। तो रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, -1 ही तो बचेगा। तो i² की वैल्यू -1 होती है। i³ की वैल्यू देखो, i³ को मैं क्या i² × i लिख सकता हूँ, i³ जो है वो i² × i ही तो होता है, और i² हमारा -1 होता है और × i यानी -i, यानी i³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, -i। उसी तरीके से i⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सर i × i × i × i, है ना, 2 बार i² है तो i² की वैल्यू -1 इंटू ये भी i² -1, तो --+1 तो 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ से ये समझो कि i की वैल्यू √-1 होता है, i² की वैल्यू -1 होता है, i³ की वैल्यू -i ही होता है, और i4 की वैल्यू, i पे पावर 4 की वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1। ये तो हो गया इमेजिनरी नंबर्स कहते किसको हैं। अब थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्जुगेट पेयर, तो वो भी समझ लो। अब अगर कोई ऐसा नंबर हो ना जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हो, मतलब इस तरह के नंबर्स को a+ib टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों हो। अब जैसे देखोगे तो a वाला जो पार्ट है ये तो रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 -5 -7, बट इसके साथ i लगा हुआ है, तो ये वाला जो नंबर होगा हमारा वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर का जो कोएफिशिएंट होता है, i का जो कोएफिशिएंट होगा उसका साइन चेंज हो जाता है, बस। मतलब a+ib का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा,
ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट हो जाएगा ए माइनस आई बी, समझ रहे हो? या इसका उल्टा भी कि अगर ए माइनस आई बी लिखा हुआ है, ए माइनस आई बी, और उसका कॉन्जुगेट पूछा जाए तो ए प्लस आई बी करेंगे। बेसिकली मैंने क्या बोला था, आई के साथ जो भी रहेगा बी उसका साइन चेंज कर देंगे। प्लस बी है तो माइनस बी, माइनस बी है तो प्लस बी, बात खत्म। यहीं पे कॉन्जुगेट यही होता है। जैसे हमसे पूछे 2 माइनस 3i का कॉन्जुगेट क्या होता है, तो हम बोलेंगे 2 प्लस 3i। कोई पूछे 7 प्लस 11i का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो बोलेंगे 7 माइनस 11i। ठीक है। कोई पूछे मुझसे 3i प्लस 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो 3i माइनस 2। ये 99% बच्चे पहली बार पढ़ते समय ये गलती करते हैं कि मैंने बोला कि 3i प्लस 2 क्या होगा, तो उन्होंने फटाफट आंख बंद किया और बोल दिया 3i माइनस 2। ऐसा नहीं करते हैं बच्चे, ये गलत है, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा माइनस 3i प्लस 2 होगा इसका कॉन्जुगेट। क्यों होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला है, i के कोएफिशिएंट का साइन चेंज करते हैं, ना कि इसका। भाई i के साथ प्लस 3 है ना, तो वो बन जाएगा माइनस 3, ना कि ये इसका साइन चेंज होगा। ये तो कांस्टेंट है, ये तो रियल पार्ट है, इसको तो वैसे ही छोड़ दोगे प्लस 2। चेंज कौन होता है? सिर्फ i का कोएफिशिएंट का साइन चेंज होता है, बस, बाकी किसी को नहीं छेड़ते। तो चाहे कुछ भी लिखा रहे, प्लस 3i, मान लो तुम्हें ऐसा पूछ रहा है माइनस 2i प्लस 9, तो बोलोगे प्लस 2i प्लस 9, सिर्फ इसका कोएफिशिएंट चेंज कर देंगे, दैट्स इट, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा इक्वल टू का साइन दिया है बट कॉन्जुगेट है ये सारे एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो अब तुम लोगों को कॉन्जुगेट समझ में आ गया होगा। तो अब मैं एक एग्जांपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाता हूं कि कैसे पेयर में रहता होगा। वही इक्वेशन लेता हूं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। इसके जब रूट्स निकालोगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी दोनों रूट क्या आएंगे, -1 प्लस रूट अंडर माइनस 3 बाई 2। यानी ध्यान से देखोगे तो एक रूट आ गया -1 प्लस रूट 3i बाई 2, और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू -1 माइनस, या प्लस माइनस होता है ना, तो माइनस रूट 3i बाई 2, है ना, क्योंकि भाई रूट तो दो होंगे ना प्लस माइनस के, तो एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो बच्चे यानी x की जो वैल्यू है, यहाँ से x की जो वैल्यू है वो, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ -1/2 प्लस रूट 3/2i, और जो दूसरा रूट आया है, ये वाला जो रूट है सेकंड वाला, उसको क्या लिख सकता हूँ, -1/2 और माइनस रूट 3/2i। तो हमेशा देखो तो ये कॉन्जुगेट है कि नहीं एक दूसरे के। जो i का कोफिशिएंट है दोनों रूट में चेंज है ना, यहाँ प्लस रूट 3/2i है, यहाँ माइनस रूट 3/2i है। इसका मतलब है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, जब भी इमेजिनरी रूट्स आएंगे, वो हमेशा ही कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये क्वाड्रेटिक के साथ नहीं है, ये किसी भी पॉलिनोमियल का है। मान लो ऐसे पूछ रहा है कि अ पॉलिनोमियल हैव 5 इमेजिनरी रूट्स, है ना, a 6 degree polynomials have 5 imaginary roots, find the 6th root। तो 6th रूट रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, ये तो वैसे ही पता लगा लेंगे ना कि भाई 5 रूट है और पांचों इमेजिनरी है, मतलब 5 तो ऑड तो हो नहीं सकते। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेट पेयर्स, तो 5 तो होगा नहीं, जब भी होगा 2 4 6 8 10 होगा, है ना। तो छठा रूट जो होगा वो भी पक्का है कि इमेजिनरी ही होगा। समझ गए? चलो, ये तो था इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट। अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो मैं अगर इन सारी चीज़ों को तुम कॉपी कर लिए हो, तुम अगर नहीं किया है तो पॉज करके इसको वीडियो को कॉपी कर लो। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसका इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट का काम है, थियरी का काम नहीं है। ये तो समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर दिया, तो इन सबको कर दिया मैंने साफ। वापस आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे, ये सब मिटा दो। क्वेश्चन में देखो, अब क्वेश्चन में जैसे ही जो इक्वेशन हमें गिवन था, इक्वेशन जो हमें गिवन था, जो दूसरा वाला इक्वेशन था, उसमें क्या था, जैसे ही हमने देखा कि उस इक्वेशन में इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, हमारा d लेस देन 0 आ रहा है, d की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है, मतलब जो गिवन रूट है उसका तो दोनों रूट इमेजिनरी है, दोनों रूट इमेजिनरी है इसका, और एक रूट कह रहा है कॉमन है, मतलब कि इसके 2 रूट्स हैं और दोनों इमेजिनरी हैं, और एक कॉमन भी है, मतलब इसका एक रूट तो इमेजिनरी होगा, ये तो पक्का है।
और एक रूट अगर इमेजिनरी है तो फिर दूसरा रूट भी इमेजिनरी रूट होगा। ये भी फिक्स है कि अगर इसके एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा भी इमेजिनरी होगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकते हैं और 2 इमेजिनरी रूट्स भी हैं इसके अंदर। इसका मतलब इस इक्वेशन के भी दोनों रूट्स इमेजिनरी ही होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये समझो कि मान लिया इसके रूट्स जो है वो एक a प्लस आई बी हुए और दूसरा रूट a माइनस आई बी हुआ। भाई कुछ कॉम्प्लेक्स रूट ही आएगा ना, इमेजिनरी a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। कॉन्जुगेट में होते हैं ना दोनों रूट, कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। अब मान लो इन दोनों में से कोई एक भी कॉमन है इसके साथ, तो मैंने सपोज किया ये a माइनस आई बी जो है कॉमन रूट है, मतलब इसका भी एक रूट क्या है, देखो मैं रेड से लिख रहा हूं, a माइनस आई बी है। ठीक, तो भाई जो दूसरा होगा वो तो पक्का है ना इसी का कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो ये यहीं से गारंटी हो जाती है कि जो दूसरा रूट होगा हमारा वो भी यहां से a प्लस आई बी ही होगा, a प्लस आई बी ही होगा दूसरा रूट। इसका मतलब ये है बच्चे कि इस क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्टली ये बोला हुआ है कि इन दोनों इक्वेशंस के दोनों रूट बराबर हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है एंगल C। तो अब इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट बराबर हैं, तो पहले तो मैं इक्वेशन लिखता हूं दोनों, एक 5x स्क्वायर एक 12x प्लस 13। 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 है और दूसरा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है ना। अब हमने दिमाग लगा के कुछ कॉन्सेप्ट लगा के ये कंफर्म कर दिया है कि इसके दोनों रूट कॉमन है। तो दोनों रूट कॉमन कंडीशन क्या होता है, 5/a इज इक्वल टू 12/b इज इक्वल्स टू 13/c। ये बराबर है भाई, इसको मान लिया k। तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 5/k, b की वैल्यू हो जाएगी 12/k, c की वैल्यू हो जाएगी 13/k, है ना। अब ये k तो कांस्टेंट ही है ना। अब 1/k लिखूं या मैं डायरेक्टली इसको कुछ ऐसे लिख दूं कि सर ये 5 लेमडा हो गया, ये 12 लेमडा हो गया, ये 13 लेमडा हो गया, तो कांस्टेंट ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। हमने तो ये माना कि अगर ये तीनों वैल्यू बराबर है तो किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा k। अब इसको मैं वो कांस्टेंट को मैं k ना मान के 1/k मान लूं, 2/k मान लूं, मेरी मर्जी है, क्योंकि कांस्टेंट है, मुझे अज्यूम करना है, मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं। कांस्टेंट तीनों इक्वल है तो लेट दैट वैल्यू भी k, है ना। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो कि लेट ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, है ना। मैंने मान लिया कि लेट दैट वैल्यूज बी इक्वल टू 1/k। भाई कांस्टेंट अज्यूम करना है, मैंने जो भी अज्यूम कर लिया, है तो कांस्टेंट ही, चाहे k ले लो या 1/k ले लो, है तो कांस्टेंट ही, है ना। तो यहां से बेसिकली क्या आ जाएगा, अगर इतना दिमाग लगा लिए तो यहां से अब तो क्लियर है ना। अब तो डायरेक्टली लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5k, b इज इक्वल टू 12k, c इज इक्वल टू 13k। ठीक है, abc की वैल्यू निकल गई। मतलब कहने का मतलब कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक ट्रायंगल के साइड्स हैं तीनों, देखो वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ लेंथ ऑफ वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड एंगल सी। तो मान लिया कि ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, एक साइड इसका है 5k, दूसरा साइड है 12k, तीसरा साइड है 13k। ठीक, और हमें बताना है एंगल C की वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यूजिंग कोसाइन रूल, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है क्लास 11th में, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का, देखो पहले कोसाइन रूल समझ लो, क्योंकि अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा, बट क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। मान लो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, लेंथ ऑफ साइड्स हो गया, BC की लेंथ हो गई AB की लेंथ हो गई C और AC की लेंथ मान लिया मैंने हो गई B, है ना। तो अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल जो एंगल ABC होता है ना वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो cos A की वैल्यू होगी, cos ऑफ एंगल A, वो क्या होता है, cos ऑफ एंगल A क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई BC 2BC। उसी तरीके से cos B क्या हो जाएगा,
तो ध्यान से देखोगे ना, तो जब हम एंगल ए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम किया है और जस्ट सामने वाले को सब्ट्रैक्ट किया है ना। तो जब हम कॉस बी निकालेंगे, कॉस बी, तो हम फिर से इन दोनों को सम करेंगे और सामने वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी, 2ac। और कॉस सी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ये कोसाइन रूल कहते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। कि कोई भी ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड्स पता है हमें, तो हम तीनों एंगल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का अगर लेंथ ऑफ साइड्स पता है तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ है एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट एंगल सी। सो बताओ कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस सी इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, क्योंकि सामने वाले को हमेशा माइनस करते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा, 5k स्क्वायर प्लस 13k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाता है, 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट। जिसको माइनस करते हैं उसको तो छेड़ते ही नहीं है, देखो याद करने का ट्रिक। जिसको माइनस ए स्क्वायर किया है वो नीचे मल्टीप्लाई ही नहीं हुआ है। यहाँ माइनस बी स्क्वायर किया है तो नीचे बी है ही नहीं। यहाँ माइनस सी स्क्वायर किया है तो नीचे सी है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, यहाँ माइनस 12k स्क्वायर किया है मतलब ये वाला साइड माइनस किया है, मतलब नीचे सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 13k इंटू 5k। सो दिस विल बिकम कॉस सी इज इक्वल्स टू, ये हो गया 25k स्क्वायर प्लस 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 130k स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। तो भाई हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, ए बी सी को माना है हमने, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली दिक्कत क्यों हो रही है ना, देखो पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा हमारा, जब ऐड करोगे तो 9 5 14 6 2 8 9 और 294k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 130k स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस 130k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 130k स्क्वायर, ठीक है। तो ये k स्क्वायर कट गया और ये 130 कट गया, मतलब कॉस सी इज इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा -1। तो अगर किसी भी एंगल का कॉस -1 होता है तो सी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, मतलब कि ये कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू ये जो ट्रायंगल ये है, ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, एंगल सी 180 डिग्री आएगा, ठीक है। एक मिनट कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ है, रुक जाओ 180 डिग्री में तो फिर the equation this and this have a common root where a b c are sides of triangle abc, are sides of triangle abc, then find angle a। और हमारा कितना देखो यहाँ गड़बड़ हो गया है, यहाँ मैंने गड़बड़ किया है क्या, मैंने लेंथ गलत मेंशन किया है क्वेश्चन में। जो डायग्राम है ना उसमें मैंने लेंथ जो है वो गलत डायग्राम में मेंशन कर दिया है। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। मतलब जो कैलकुलेशन पार्ट है वो वैसा ही होगा। दिक्कत क्या हुई है हमारे पास कि हमें गिवन है कि ए की वैल्यू है 5k, बी की वैल्यू है 12k और सी की वैल्यू है 13k। तो ये तो साफ ही दिख रहा है ना कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना। तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगा ना, जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो 13k होगा हमारे पास। 13k, ये 13k, ये 5k। क्वेश्चन में थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, उसको क्लियर करना चाहिए था कि कौन सा एंगल क्या है। बट हमें अगर इतना क्वेश्चन दिया है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से साइड्स की लेंथ क्या गिवन है ना। बट यहाँ पे दे रखा है उसने कि ट्रायंगल ए बी सी आर लेंथ ऑफ
साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना किसी भी ट्रायंगल का, वो क्या होता है कि अगर इसको हमने A माना है ना तो इसके सामने वाली लेंथ को A मानते हैं, स्मॉल a। अगर इसको मैंने B माना है तो इसके सामने वाले की लेंथ को B मानते हैं, और इसको C माना है तो इसके सामने वाली लेंथ को C मानते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे ABC लिखा है ना, तो मुझे इस स्टैंडर्ड के हिसाब से A के सामने A की वैल्यू लिखनी चाहिए थी, B के सामने B की वैल्यू लिखनी चाहिए थी, और C के सामने C की वैल्यू लिखनी चाहिए थी। बट उसको क्वेश्चन में देना चाहिए था कि दिस लेंथ है। ठीक है, खैर जो भी हो, अब हमने लिख लिया ये है। तो अब cos C जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5k का स्क्वायर प्लस 12k का स्क्वायर माइनस 13k का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 5k इंटू 12k। तो ऊपर जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 25k स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर माइनस 169k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 120k स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 169 माइनस 169 cos C इज इक्वल टू आ गया 0। तो cos C 0, cos ऑफ कितना डिग्री 0 होता है, तो cos 90 0 होता है। तो C की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमने एंगल C यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था नोटेशंस में, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था स्टैंडर्ड को। A के सामने A की लेंथ होती है स्मॉल a। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कभी भी फ्यूचर में। तो बस इतना ही है इसमें।